Hello students, let us start another topic of the vectors, which is the cross product of two vectors. Okay, in the last lecture we have already discussed what is the dot product of two vectors. So in this lecture we are going to discuss the cross product and the fact that cross product of two vectors a and b result into a vector. We also call this product as vector product. Okay, so a and b, the cross of a and b is represented by a vector cross b vector. Okay, and the definition is a cross b is equal to mod of a into mod of b into sine of what is angle between the vectors a and b multiplied by unit vector, that is n cap. So this portion represents the magnitude of vector and this signifies the direction of vector. Okay, so this is the definition. A cross b is equal to mod a mod b into sine theta into n cap. Okay, so I can write mod of a cross b is equal to simply mod a into mod b into sine theta, and we can also say that this is always greater than or equal to 0. Okay, it cannot be negative because this is the magnitude of any two vectors a and b. Okay, whatever the theta is what? Theta is the angle between a and b. It can vary from 0 to pi. Okay, from 0 to pi sine theta can't be negative. Okay, for 0 and pi sine theta will result into 0, and for any angle between 0 and pi it will be positive only. Okay, तो हमने देख लिया डेफिनेशन क्या है ए क्रॉस बी का. उसमें हमने देखा कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इतना जो पोर्शन है वो मैग्नीट्यूड है और एन कैप हमारा जो है वो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी बता रहा है. तो ये डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें, उसके लिए हमारे पास एक राइट हैंड रूल होता है. अब ये राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल ये है कि अगर मुझे, जैसा देखिए ये डायग्राम में ये ए वेक्टर है अपने पास, ठीक है, ये बी वेक्टर है. अब मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखना है तो क्या करना है हमको? ए से बी की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है, मोड़ना है. किससे किसकी तरफ? अगर मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखना है तो पहले से दूसरे की तरफ, ठीक है ना. ए से बी की तरफ जब राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ेंगे तो जो हमारा थंब होगा वो थंब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा. ठीक है, दूसरा एग्जांपल से समझिए. यहाँ पे अगर मेरे पास ये पी वेक्टर है और मेरे पास ये कोई क्यू वेक्टर है, ठीक है, मुझे जानना है क्यू क्रॉस पी का डायरेक्शन क्या होगा. ओके, अब क्यू क्रॉस पी का डायरेक्शन क्या होगा? तो मुझे राइट हैंड की फिंगर्स को क्यू से पी की तरफ मोड़ना है. अब क्यू से पी की तरफ मोड़ना है तो वो भी कैसे? जो अब अगर मैं इनको ट्रांसलेट करके, अगर मैं पी को ट्रांसलेट करके और इनका इनिशियल पॉइंट सेम कर दूं, पी और क्यू का, ये एंगल है, सपोज ये एक्यूट एंगल है, तो हमेशा जो हम कर्ल करेंगे फिंगर्स को वो एक्यूट एंगल की तरफ से ही करेंगे, है ना. ऑप्टिव ये नहीं कि ये डायरेक्शन से क्यू से पी की तरफ इधर से नहीं जाना है. कहाँ से कहाँ जाना है? एक्यूट एंगल से होते हुए. ठीक है, तो क्यू से पी की तरफ जब राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो हमारा थंब का डायरेक्शन आएगा, खुद सोचो आप किधर आएगा, वो अपवर्ड आएगा. ऐसे अपवर्ड इन द सेंस, अब यहाँ पे मैं चूँकि ये 2D है तो ऐसे ही बना पाऊँगा मैं, है ना. बेसिकली ये स्क्रीन से बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा, है ना. तो ये अपना क्यू क्रॉस पी का डायरेक्शन होगा. सो क्यू क्रॉस पी विल बी डायरेक्टेड आउटसाइड द स्क्रीन. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. ओके, अगर मुझे पी क्रॉस क्यू देखना है, पी क्रॉस क्यू, तो पहले से दूसरे यानी कि पी से क्यू की तरफ, तो राइट हैंड की फिंगर्स को पी से क्यू की तरफ ले जाने के लिए
ये थंब को अपसाइड डाउन करना पड़ेगा ना, नीचे की तरफ, सोच के देखो। तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो इनसाइड द स्क्रीन होगा, सो पी क्रॉस क्यू विल बी डायरेक्टेड इनसाइड द स्क्रीन, ठीक है। सो इन बोथ केस, है ना, चाहे आउटसाइड द स्क्रीन हो, इनसाइड द स्क्रीन हो, स्क्रीन के परपेंडिकुलर ही रहेगा, है ना। सो वी कैन से कि ये जो एन कैप है हमारा, जो डेफिनेशन में एन कैप आता है, ये एन कैप के बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। दिस एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both the vectors a and b, or I can say perpendicular, तो चलो लिख लेते हैं both a and b, or the plane containing a and, जिस प्लेन में a और b वेक्टर्स हैं हमारे, उस पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर आ जाएगा अपना a क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले ये थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखा है। थर्ड प्रॉपर्टी है आई क्रॉस आई जो है वो जीरो के इक्वल है, जे क्रॉस जे भी जीरो के इक्वल है, के क्रॉस के भी जीरो के इक्वल है। इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसे हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे आई और आई के बीच में एंगल जीरो आ जाएगा और साइन ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अब इसी चीज़ को अच्छे से जनरलाइज करके लिखना हो तो एनी वेक्टर ए क्रॉस टू इट सेल्फ, है ना, कोई भी वेक्टर ए का क्रॉस उसके खुद के साथ लेंगे तो आंसर विल ऑलवेज बी अ जीरो वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब आई का जे के साथ अगर करें क्रॉस, ये वाला पॉइंट देखो, इसमें आई क्रॉस जे क्या होगा, डेफिनेशन अप्लाई करो। ये आई जे के क्या होते हैं, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना देता हूँ, ठीक है। सपोज ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आई कैप यहाँ पे है, जे कैप यहाँ पे है, के कैप यहाँ पे है। आई क्रॉस जे करेंगे, ठीक है, राइट हैंड की फिंगर्स को यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, के कैप की तरफ होगा, है ना। और फिर डेफिनेशन अप्लाई करो, आई जे सब यूनिट वेक्टर है, साइन ऑफ 90 वो भी 1 आ जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे के कैप बचेगा। तो आई क्रॉस जे जो है वो के कैप हो गया। उसी तरह जे क्रॉस के करें, यहाँ से जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के करने से वो आई की तरफ आ गया। फिंगर्स को कर्ल करके देखो जे से के की तरफ, तो ये जो थंब का डायरेक्शन है ये तुम्हारी तरफ आएगा, है ना, फेसिंग टूवर्ड्स यू, तो वही फेसिंग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, है ना, के कैप सॉरी आई कैप हो गया। और के कैप क्रॉस आई कैप करें, के क्रॉस आई, तो वो जाएगा किसकी तरफ, जे की तरफ, ठीक है। तो इसको याद रख लिया, कुछ नहीं है, डेफिनेशन है। अच्छा, फिर फोर्थ पॉइंट देखो क्या बोलता है। फोर्थ पॉइंट, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसा कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर लिखा हुआ है तो कैसे हमें बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट उनका लिखना है, ठीक है। दिस इज़ नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के पहले रो में आई जे के हो गया, सेकेंड रो में ए वेक्टर के कंपोनेंट लिख दिए। अगर मुझे ए क्रॉस बी लिखना है, पहले ए है तो पहले हम ए का कंपोनेंट लिखेंगे और उसके बाद फिर हम बी का कंपोनेंट लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर, जैसे ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखा हुआ है, हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। सो ए क्रॉस बी नथिंग बट a determinant containing I j k in first row, component of A vector in second row and component of B vector in third row। बस इसको एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। तो पहले रो से ही एक्सपेंड कर लो, पहले रो से क्या बनेगा,
-14 एंड +14 है ना, तो 0 आई कैप लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 आई कैप। -j कैप के साथ क्या आ जाएगा, 2 -21 है ना, तो -19 और +k कैप के साथ आ जाएगा -2 +21 दैट इज +19 ओके। सो इट बिकम्स 19j कैप +19k कैप, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर का तो जो आंसर होगा वो खुद भी एक वेक्टर होगा, इसीलिए हम लोग इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये तो देख लिया हमने कि क्या प्रोसीजर है बेसिकली दो वेक्टर का क्रॉस करने का। ओके ठीक, आगे देखते हैं। ये पांचवा पॉइंट क्या है, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स होगा। ए से बी की तरफ अब जब फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन कुछ और होगा, और जब बी से ए की तरफ करेंगे तो थंब का डायरेक्शन जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कम्यूटेटिव नहीं होता है, नहीं होता है, ये ध्यान रखना है ना। जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी कम्यूटेटिव होता है, वो बी डॉट ए के इक्वल हम लिख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा हम लोग नहीं लिखेंगे। ओके, फिर आगे ये 6 पॉइंट क्या दे रखा है, 6 पॉइंट है अगर कोई स्केलर है m, ठीक है ना, तो सम स्केलर इनटू सम वेक्टर a, उसका क्रॉस किया b के साथ, तो क्रॉस तो होगा सिर्फ किसका, वेक्टर का, मतलब ये a का b के साथ क्रॉस होगा। ठीक है, और ये स्केलर को हम लोग ऐसे ही ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। ठीक है, या हम चाहें तो इस स्केलर को b के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट में भी होता था। अगर एम ए डॉट बी है तो इसको ए डॉट एम बी ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसको एम मल्टीप्लाइड बाई ए डॉट बी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर आता है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी प्लस सी, है ना, ब्रैकेट में बी प्लस सी है। तो ये क्रॉस जो है ये प्लस साइन के ऊपर और बेसिकली माइनस साइन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ए क्रॉस बी और प्लस है तो प्लस ए क्रॉस सी लिख देंगे, माइनस है तो माइनस ए क्रॉस सी लिख देंगे। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी सेम रहता था हमारा डॉट प्रोडक्ट में, ए डॉट बी प्लस सी है, सो वी कैन राइट ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 8th प्रॉपर्टी क्या है, 8th प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर इम्प्लाइज दैट बोथ साइड इम्प्लीकेशन है, यहाँ पे देखना ध्यान से। ए क्रॉस बी अगर 0 वेक्टर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 3 सिचुएशन में ये ए क्रॉस बी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 हो सकता है। कैसे कैसे, यहाँ देखो, ए क्रॉस बी का डेफिनेशन होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, वो कभी 0 नहीं होगा। तो या तो ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए, या फिर साइन थीटा वाला जो टर्म है वो 0 हो जाए। साइन थीटा वाला टर्म 0 तब होगा जब थीटा या तो 0 हो जाए या पाई हो जाए। इन अदर वर्ड वी कैन से इफ़ द वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी ने बोला कि ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इसका मतलब कि मॉड ए मॉड बी वो भी 0 नहीं हो सकता, फिर तो नेसेसरली साइन थीटा वाले टर्म को ही 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यही वाली प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ 8th में। क्या लिखा है पढ़ो, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है आगे कि ए और बी जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है। अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है फिर भी ए क्रॉस बी 0 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ए और बी जो है वो पैरेलल है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, है ना, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। ठीक है, एक वर्ड में बोलना हो तो वी कैन से कोलिनियर है। ठीक है ना, और ये रिवर्स भी सही है, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स भी सही है। क्या मतलब हुआ इसका कन्वर्स का, कि अगर बोला गया कि दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं या फिर कोलिनियर हैं, ठीक है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा।
ओके, लेफ्ट हैंड साइड इम्प्लाइज राइट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी क्या है? अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी इज एन कैप। ये तो हमने पहले ही देखा है ना, ये जो एन कैप है, दिस एन कैप इज, वो जो डेफिनेशन में हम लिखते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना। तो ये जो एन कैप वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर है और ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर मौजूद हो। आपको ये सोच रहा होगा कि ए और बी क्या हमेशा एक प्लेन में होंगे, तो ध्यान से सोच के देखो। तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते ही हैं। कहीं पर भी कैसे भी दो वेक्टर लेके देखो, हमेशा एक प्लेन ऐसा होगा जो उन दोनों वेक्टर को कंटेन कर लेगा, या इन अदर वर्ड्स उन दोनों वेक्टर से पास हो जाएगा। ओके, तो यही वाली बात लिखी है 9th प्रॉपर्टी में, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी इज एन कैप, और वो एन कैप का जो वैल्यू है दैट इज प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये ए क्रॉस बी जो होता है हमने पहले भी देखा, ए क्रॉस बी का जो भी आंसर आता है राइट हैंड रूल से भी हमने देखा, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें ए और बी है। तो कोई भी हमने ए क्रॉस बी लिखा, ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर इसको इसके खुद के मैग्नीट्यूड के साथ में डिवाइड कर दिया तो अब ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, प्लेन के बाहर की तरफ निकलता हुआ या अंदर की तरफ, तो उसके लिए हमने ये प्लस और माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी है इसमें, और कुछ नहीं है। फिर आगे देखो क्या लिखा है 10th, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड आर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी इज दिस। 9th समझ आ गया तो 10th भी समझ आ जाएगा। ए और बी की प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमने पहले ही लिखा था। अब आर वेक्टर, आर मैग्नीट्यूड का वेक्टर पूछ रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर में बस आर का मल्टीप्लाई हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। 9th प्रॉपर्टी क्या है? 9th प्रॉपर्टी है कि हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर भी चाहे तो इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों को इधर लाए डिवाइड कर दिए। एक बार जब हमारे पास साइन थीटा आ गया तो जो है वो कॉस थीटा भी आ जाएगा, और या फिर ऐसे ही हम लोग थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ज़्यादा सही रहता है एंगल जब भी कैलकुलेट करना हो तो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से करना है ना, क्योंकि वहाँ पे जो है एंगल ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है वो बड़ी आसानी से पता चल जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर सपोज साइन थीटा का वैल्यू जो है वो आ गया मेरे पास में कितना, साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/2। तो अब साइन थीटा 1/2 है तो फिर ये डिसाइड करना, फिर अलग से डिसाइड करना पड़ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा देखो 0 से पाई के बीच में 1/2 दो बार ही होगा, एक तो होगा 30 डिग्री पे, दूसरा हो जाएगा 150 डिग्री पे। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू अगर 1/2 मिल गया तो ये फिर से एक दूसरा टास्क हमारे लिए हो जाएगा कि फिर ये डिसाइड करो कि एंगल जो है वो 30 है या 150 है, ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है। ये वाली जो समस्या है वो कॉस थीटा के साथ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 0 से पाई के बीच में कॉस थीटा ऐसा रहता है 0 से पाई के बीच में। तो एक्यूट पे हमेशा अगर पॉजिटिव मिला तो एक्यूट होगा और नेगेटिव वैल्यू मिला तो ऑब्ट्यूज होगा। तो इसीलिए ज़्यादा सही रहता है हमारे लिए डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना टू कैलकुलेट एंगल, ठीक। ये तो कुछ ऐसे जनरल प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके बाद हम लोग कुछ इसकी फिजिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं ना, फिजिकल एप्लीकेशन या फिजिकल एप्लीकेशन, पहले ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है, मतलब ज्योमेट्री में कहाँ कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जैसे सेकंड प्रॉपर्टी लिखा है ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू
area of parallelogram whose two adjacent sides are represented by the vector a and vector b। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, मान लिया ए बी सी डी करके, जिसके दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पैरेललोग्राम का एरिया लिखना है, ठीक है। तो देखो, अगर मैंने ये चीज़ लिखा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अगर मैं ये साइन थीटा को ए के साथ रख लूँ, मॉड ए साइन थीटा इंटू मॉड ऑफ बी, ध्यान रहे ये बीच में मैंने ये डॉट नहीं लगाया ना, ये सिंपल ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि ये वेक्टर तो है नहीं, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट का तो कोई मतलब हुआ नहीं, ठीक। तो अब देखो ये डायग्राम से ये है क्या, मॉड ऑफ ए साइन थीटा, डी पॉइंट से अगर हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं ए बी साइड के ऊपर, ठीक है, मान लिया डी एन, तो ये जो डी एन ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, ये एंगल ए और बी के बीच का हमने थीटा माना हुआ है, तो ये जो लेंथ है यही तो आएगा मॉड ऑफ ए इंटू साइन थीटा। सो दिस थिंग मॉड ए साइन थीटा इज नथिंग बट द एल्टीट्यूड and this can be treated as base. So base into altitude is what? Is area of parallelogram. तो यही वाली बात लिखी है कहाँ पर, सेकेंड पॉइंट में, कि अगर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड वेक्टर तुम्हें पता चल जाए, ठीक है ना, तो बड़े आराम से तुम उस पैरेललोग्राम का एरिया लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद में मैग्नीट्यूड ले लेना है, ठीक है, ओके। ये तो पहला ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। दूसरा समझो, यहीं से इसी डायग्राम में अगर मैं ये डी और बी को ज्वाइन कर देता हूँ, डी और बी को, ठीक है, अगर मैं ये इतने ट्रायंगल को कंसीडर करता हूँ, ए बी डी ट्रायंगल, ठीक है, तो इस ए बी डी ट्रायंगल का जो एरिया होगा इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना था, ए क्रॉस बी का मॉड, तो उसका आधा कितना हो गया, 1/2 टाइम्स ए क्रॉस बी का मॉड। इसका मतलब अगर अपने पास में एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल की कोई भी दो एडजेसेंट साइड अपने को साइड वेक्टर्स पता है, ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, लेट्स से ए बी सी is given by half of magnitude of cross product of any two side vectors। ओके, कोई भी दो साइड वेक्टर ले लो, ठीक है। इसका प्रूफ भी ये ऊपर से ही प्रूफ हो गया पहले पॉइंट से। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और देखो, इसी ट्रायंगल के एरिया को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये कोई ट्रायंगल है अपने पास में ए बी सी, और मुझे इन वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स पता है, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पर जो मैं थर्ड पॉइंट में जो ए बी और सी वेक्टर ले रहा हूँ, ये साइड वेक्टर नहीं है, दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी एंड सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। तो इन पोजीशन वेक्टर की टर्म में हम लोग एरिया कैसे लिखेंगे? एरिया तो मैं ट्रायंगल का लिख चुका हूँ पहले ही, है ना, वो साइड वेक्टर के टर्म में था, अब मैं इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना चाहता हूँ, तो कैसे होगा? वही सेकंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, कोई भी दो साइड वेक्टर बनाओ, जैसे एक हमने ए बी वेक्टर ले लिया, एक हमने ए सी वेक्टर ले लिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम सेकेंड पॉइंट
it will be half of AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड, सही है, ओके। AB वेक्टर कैन बी रिटन एज B माइनस A वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर कैन बी रिटन एज C माइनस A वेक्टर, ठीक है। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, प्लस के ऊपर भी माइनस के ऊपर भी। तो B का क्रॉस इन दोनों के साथ होगा, फिर माइनस A का क्रॉस भी इन दोनों के साथ होगा। तो कैसे लिखेंगे, B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A क्रॉस A, ठीक। A क्रॉस A विल नथिंग बट जीरो, ठीक है, क्योंकि A और A आपस में कोलिनियर है, एंगल 0 है तो साइन 0 0 हो गया। तो फिर क्या रहता है अपने पास, हाफ ऑफ, इतने पूरे चीज़ को देखो, इसको मैं A क्रॉस B लिख सकता हूँ, माइनस B क्रॉस A इज़ नथिंग बट A क्रॉस B, ये हम पहले समझ चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि B क्रॉस A का जो डायरेक्शन होता है वो A क्रॉस B का अपोजिट होता है, तो एक हमने उसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन फिर से रिवर्स होके सिमिलर डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, ओके। तो ऐसे ही ये जो है माइनस A क्रॉस C, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस C क्रॉस A, और बीच में मैं लिख देता हूँ B क्रॉस C जो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पोजीशन वेक्टर के टर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। देख लो 1/2 टाइम्स A क्रॉस B, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, A क्रॉस B फिर B क्रॉस C फिर C क्रॉस A, सबका सम है। और ध्यान रहे ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, ये है मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, सॉरी, हाँ हम तो एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया तो जो है वो हमेशा मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात ही नहीं है, ओके। तो ट्रायंगल का एरिया हमने दो अलग अलग तरीक़ों से देख लिया, पैरेललोग्राम का एरिया देखा हमने। अच्छा, पैरेललोग्राम का एरिया हमने साइड वेक्टर के टर्म में देखा। अभी क्या होगा अगर एक पैरेललोग्राम इस तरीके से कुछ दिया हो जिसके हमें, चलो मान लो यही पैरेललोग्राम है, मान लो क्या है ही, जिसके हमें डायगोनल वेक्टर्स पता हो, ठीक है ना। ये है फोर्थ पॉइंट, ये वाला डायगोनल वेक्टर है सपोज D1 वेक्टर, ये वाला डायगोनल वेक्टर है D2 वेक्टर, पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। इस डायगोनल वेक्टर के टर्म में हम लोग एरिया कैसे लिखेंगे, तो देखो पहले हम लोग चलो फोकस करते हैं इस ट्रायंगल का एरिया लिखने में, ठीक है। ये जो शेडेड पोर्शन ट्रायंगल दिख रहा है, अगर मैं इसको O पॉइंट मान लूँ तो ये होगा हाफ ऑफ OD क्रॉस OC, सही है ना। और ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ OD है हमारा D2/2 और OC है D1/2, D1/2 क्रॉस D2/2, सही है, ओके। या फिर ये कुछ ऐसा हो गया 1/8 टाइम्स D1 क्रॉस D2, सही है यहाँ तक। तो अब देखो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया, और अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूँ, ठीक है, क्या इन दोनों ट्रायंगल का एरिया ऑफ AOD एंड एरिया ऑफ OCD, क्या ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा या नहीं, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये जो O पॉइंट है ये
क्या है, ये ए सी का मिड पॉइंट है, तो डी ओ जो है वो पूरे ट्रायंगल ए सी डी का एक मीडियन हो गया, और मीडियन जो है वो ट्रायंगल को दो बराबर एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से हम देखें तो ये वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास ए ओ बी करके है ना, इसका एरिया भी इक्वल होगा फॉर द सेम रीजन, और उसी तरीके से इस वाले पोर्शन का एरिया भी जो है वो इसी के इक्वल हो गया। तो कुल मिला जुला के ये जो एरिया हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसका 4 टाइम्स अगर हम कर दें, इसका क्या कर दें, इसका हम कर दें 4 टाइम्स, ठीक है ना, तो ये हमारा पैरेललोग्राम का एरिया बन गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अल्टीमेटली क्या आता है, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 वेक्टर, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 वेक्टर। सही है, ध्यान रहे अगर हम डायगोनल वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और पहला पॉइंट देखो, अगर हम साइड वेक्टर को जब कंसीडर किए थे, साइड वेक्टर को, तो वहाँ पे हम लोग 1/2 का मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, ये एरिया है अपना। ठीक है, तो यही सब जो रिमेनिंग पॉइंट है वो सब यही लिखा हुआ है ना। ये दूसरा पॉइंट तो समझ आ ही गया, ये वाला। ठीक, ये 13th पॉइंट देखो, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। अच्छा, ये जो हमने प्रूफ किया है, यहाँ जो हमने प्रूफ किया है, ये पैरेललोग्राम के लिए प्रूफ किया है, ये सिमिलर प्रूफ जो है वो ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए हम लोग कर सकते हैं, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो या ना हो। ठीक है ना। तो अगर उनके डायगोनल वेक्टर्स हैं तो हम लोग d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड लेके 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया मिल जाएगा। फिर देखो ये 12th प्रॉपर्टी क्या लिखा है, इफ़ ए बी एंड सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, देन द वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू दिस। ओके, ये बोल रहे हैं वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया इज, है ना, वेक्टर एरिया कुछ नहीं है, बस वो हमने ये 3rd पॉइंट में क्या लिया था, मैग्नीट्यूड लिया था। अगर ये मैग्नीट्यूड नहीं लेते तो ऑब्वियसली ये जो एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये वेक्टर के फॉर्म में आता, तो उसी को वेक्टर एरिया बोल रहे हैं, है ना। यहीं पे अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेंगे तो वो हमारा स्केलर एरिया हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर आगे क्या लिखा है कि अगर ए बी सी ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए 0 होगा। बिल्कुल सही बात है यार, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर ये 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर हो गए तो ट्रायंगल तो बना ही नहीं ना। ट्रायंगल जब बना ही नहीं, ये कोलिनियर हो गए, मान लो हमने ए को इधर ही ला के इधर चिपका दिया ऐसे बी सी के ऊपर ही, तो ट्रायंगल तो बना ही नहीं। ट्रायंगल नहीं बना तो इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया। तो जैसे ही इस एरिया को हम 0 से इक्वेट करेंगे, हमें अल्टीमेटली यही तो मिलेगा कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाली बात लिखी है 12th पॉइंट में। ओके, सब कुछ हो गया। ये एक चीज़ रह गई आखिरी, लैग्रांजेज आइडेंटिटी। ये क्या है, ये है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखे हैं। ये कैसे, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पे लैग्रांजेज आइडेंटिटी क्या है। ये बोल रहे हैं ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। हम ये पहले से जानते हैं कि होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है। होल स्क्वायर का मतलब होता है बेसिकली उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, है ना, या फिर उसका खुद के साथ में डॉट। तो ये मैग्नीट्यूड तो पता ही है यार अपने को, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और इसका करना है हमने होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक,
हमें जो प्रूफ करना है ना डॉट के फॉर्म में है। डॉट तो तब बनेगा जब हमारे पास क्या आ जाए, कॉस थीटा वगैरह का टर्म बने। तो ये कॉस थीटा का टर्म कैसे बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस यहाँ से मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो इतनी चीज़ लिखी है दिस इज़ नथिंग बट ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो बस यही प्रूफ हो गया, माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी चीज़ को हम लोग लैग्रेंजियन आइडेंटिटी बोल देते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम डिटर्मिनेंट के 2x2 का एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो डिटर्मिनेंट 2x2 का कैसे रहता है, ये इनका प्रोडक्ट मतलब ये पहले और आखिरी का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो वो बनना चाहिए कितना, मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर बनना चाहिए। तो क्या रखा जाए यहाँ पे, यहाँ पे रख दिया हमने ए डॉट ए और यहाँ रख दिया हमने बी डॉट बी। मल्टीप्लाई करके देखो, मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर बन गया। फिर यहाँ रख दिया हमने ए डॉट बी और यहाँ रख दिया बी डॉट ए। ठीक है, ये भी बन गया ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखने के लिए ऐसे ऐसे याद रख सकते हो कि ऐसा डिटर्मिनेंट बनाया। ठीक है, पहले रो में ए लिख दिया, दूसरे रो में बी लिख दिया। ठीक, फिर पहले कॉलम में ए का डॉट ले लिया और दूसरे कॉलम में बी का डॉट ले लिया। इस तरीके से तुम याद रख सकते हो उसको। ये लैग्रेंजियन आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो भी चीज़ें पढ़नी है समझनी है वो हम लोग समझ लिए, पढ़ लिए। कुछ क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। जैसे ही ये वर्ड तुम्हें देखने को मिले परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्रॉस प्रोडक्ट का जो है वो ख्याल आ जाना चाहिए। ठीक है, कभी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर हमें लिखना हो तो वो हमेशा उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ एक वेक्टर होता है। ठीक है ना। साथ में क्या बोलना है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 9 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी लिख लेंगे और ए क्रॉस बी लिखने के बाद में उसको हम लोग उसके खुद के मैग्नीट्यूड के साथ में क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो यूनिट वेक्टर है इसमें हम लोग 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल गया। ठीक है, और प्रिसाइजली अगर लिखना है तो हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा, जैसे ऐसे समझो ये एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन के अंदर हमारे ये दो वेक्टर है। मान लिया ये हमारा ए वेक्टर हो गया और ये हमारा बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो हमसे ये बोला है ना कि इनके परपेंडिकुलर, तो ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर इधर भी होगा एक वेक्टर और वो पीछे की तरफ भी एक वेक्टर होगा। ठीक है ना, तो वो दोनों ही लिखने के लिए हम लोग ये प्लस माइनस का यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू 0। अगर ये दिया हुआ है तो हमें प्रूव करना है कि ये प्लस सी मतलब ए और सी का जो रिजल्टेंट होगा वो बी के कोलिनियर होगा, है ना, इज इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स बी। ठीक है भाई, कैसे कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया, पहले तो ये क्वेश्चन समझने से पहले एक और चीज़ समझ लो कि ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस बी अगर लिखा हो तो इसको ऐसा सिंपली कट करके ए बराबर सी बोलना ये गलत है। ठीक है ना, ये सही भी हो सकता है लेकिन ये गलत भी हो सकता है। मतलब दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। वी कैन नॉट कैंसल आउट टू वेक्टर्स इवन इन डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज इन क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में भी मैंने ये बात बताया था। ठीक है, तो करेंगे क्या, तो इसका प्रोसेसर ये है
कि इसको लेके आओ दूसरी साइड में, ठीक है। तो माइनस टाइम्स ये 0 हो गया। अभी फिर हमने ये कैंसिल नहीं किया इसको, ठीक है ना। फिर अब मुझे b ये कॉमन निकालना है, तो b सेकंड पोजीशन पे है दोनों में। तो जब हम इसको लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, ये माइनस सी और क्रॉस b, ये पोजीशन का ध्यान रखना है। b अगर पहले लिख देंगे तो फिर से गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कम्यूटेटिव नहीं होता है क्रॉस प्रोडक्ट, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब अगर ये चीज़ आया देखो, तो वेक्टर 1 और ये वेक्टर 2, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है, ठीक है ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो ये तीन कंडीशन में हो सकता है। या तो पहला वेक्टर 0 हो, या दूसरा वेक्टर 0 हो, या दोनों जो है वो कोलिनियर हो, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि बी नॉन जीरो वेक्टर है, ए और सी बराबर वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए माइनस सी इज कोलिनियर विथ बी। कब हो जाएगा? व्हेन बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है ना। तो ये कॉमन वॉमन लेना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई, ये तीसरा क्वेश्चन नहीं था, तीसरे क्वेश्चन को समझाने के लिए एक अलग चीज़ थी। तो अब तुम क्वेश्चन नंबर 3 खुद ही ट्राई कर सकते हो, करना खुद ही। फिर फोर्थ क्या है, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में ए बी सी करके एक ट्रायंगल है, ओके। ए का, बी का, सी का, तीनों का जो है वो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, और तुमसे क्या पूछा? एरिया। तो एक तरीके से अगर ये कोऑर्डिनेट लिखा तो बस इसी को वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, वही पोजीशन वेक्टर हो गया। और पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम एरिया का फार्मूला लिख चुके हैं, चाहे तो वो अप्लाई करो, लेकिन वो अप्लाई करते वक्त तुम्हें 3 बार डिटर्मिनेंट बना के 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। तो उससे बेहतर है कि साइड वेक्टर बना के ए बी वेक्टर लिख लिया और ए सी लिख लिया, दोनों का क्रॉस किया। तो ऐसा करने से एक ही बार क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रहे, ये 1/2 का मल्टीप्लाई भी करना है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से एरिया तुम लिख लोगे खुद ही। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 खुद ही ट्राई करना। ओके, क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओ ए, ओ बी और ओ सी, ठीक है, ये वेक्टर दिए हुए हैं। ओ ओरिजिन है, पी डिनोट कर रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी, ठीक है। और क्यू डिनोट कर रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ ओ ए एंड ओ सी एज एडजेसेंट साइड्स। प्रूफ करना है कि ये एरिया में रिलेशन बेसिकली प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल है, ओ ए बी सी, ऐसा डायग्राम बना लेते हैं, चलो कुछ भी ऐसे ही बना दो, ओ ए बी सी, ठीक है ना। ओ सी हमारा ये बी वेक्टर था, ये हमारा ए वेक्टर है, और ओ बी वेक्टर जो दिया है ये 10a+2b है। ये पैरेललोग्राम लॉ नहीं है, कोई ये मत समझेगा, ठीक है ना, कि ये ओ बी वेक्टर को मैं a+b क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ये कैसे भी जनरल एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें क्या करना है, एक तो इसका एरिया लिखना है जो कि p है। कैसे लिखेंगे, दिस विल बी सिंपली a क्रॉस b, एडजेसेंट साइड वेक्टर का क्रॉस और उसका मैग्नीट्यूड। तो p तो आ गया, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। q क्या है, q एक पैरेललोग्राम है जिसके ओ ए और ओ सी एडजेसेंट साइड वेक्टर है। तो ओ ए ओ सी का क्रॉस लेना पड़ेगा, पैरेललोग्राम विथ ओ ए एंड ओ सी एज एडजेसेंट साइड, ठीक है। फिर तो ये दोनों सेम ही हो गया ना। अच्छा हाँ, पैरेललोग्राम है तो बस वो सही, ये मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे। इसके अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये चूँकि ये कोई भी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, वो ए बी सी है ना, तो इसका एरिया जो पी है वो सिंपली हम लोग ये एडिशन साइड वेक्टर का क्रॉस नहीं कर सकते,
वो करेंगे पैरेललोग्राम में। इसके लिए तो फिर हमें डायगोनल वेक्टर लिखना पड़ेगा। एक डायगोनल वेक्टर पहले से लिखा हुआ है, वो भी ए सी, तुम खुद से लिख लो। ए से सी तक जाना है तुम्हें, रास्ते में मिला माइनस ए प्लस बी, ठीक है ना। तो माइनस ए प्लस बी का क्रॉस करना है किसके साथ में, दूसरे डायगोनल वेक्टर 10a प्लस 2b के साथ में, और उसका लेना है मैग्नीट्यूड, और फिर 1/2। ये p है। और q क्या है, q इज़ नथिंग बट सिंपली a क्रॉस b का मॉड। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी वेक्टर a के लिए a क्रॉस i का होल स्क्वायर, a क्रॉस j का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं हो, ये को कुछ भी एक वेक्टर मान लो, अल्फ़ा i कैप प्लस बीटा j कैप प्लस गामा k कैप। ठीक है, एक कोई लिखो, ठीक है, a क्रॉस i लिखो, वही डिटर्मिनेंट बना के लिखो, उसका स्क्वायर करो। स्क्वायर करने का मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना। तो जब डिटर्मिनेंट बना के लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी लिख लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। वहाँ से तुम्हें ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैटर्न अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रूफ हो जाएगा। ओके, बाकी 7th क्वेश्चन क्या है, ए बी सी तीनों वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, 7th में बता देता हूँ। तो 7th क्वेश्चन है, एक आर वेक्टर हमें बताना है जो इन दो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आर वेक्टर हमें बताना ही है, और आर वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं हो सकता है, वो यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि जीरो हो गया तो सी क्रॉस बी जीरो होना चाहिए। सी क्रॉस बी, देख लो, सी क्रॉस बी जीरो होने के लिए 3 कंडीशन, या तो सी जीरो हो जाए, या तो बी जीरो हो जाए, वो दोनों ही नहीं है, या फिर सी और बी कोलिनियर हो जाए, वो भी नहीं है। तो आर वेक्टर जीरो तो होगा नहीं। अब आर वेक्टर अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब, फिर इसका सीधा सा मतलब यही है कि यहाँ से आर जो है वो सीधे सीधे ए के परपेंडिकुलर है, एक चीज़। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो वही आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो यहाँ से आर माइनस सी क्रॉस बी जो है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि आर माइनस सी पैरेलल है किसके, बी के। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें आ गई बस। अब आर को तुम कुछ लेट करो, आर बराबर कुछ मान लिया क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो आर डॉट ए वेक्टर बराबर जीरो, वहाँ से ए के साथ में डॉट ले लिया, तो उधर से मिलता है 2y प्लस जेड बराबर जीरो, एक इक्वेशन। फिर और क्या, आर माइनस सी और बी पैरेलल। ठीक है, आर माइनस सी क्या होगा, एक्स माइनस 4i कैप प्लस वाई माइनस 3j कैप प्लस जेड माइनस 7k कैप इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर दैट इज i प्लस जे प्लस के कैप। ठीक है ना, बस यहाँ से कोफिशिएंट हम कंपेयर कर सकते हैं, i का, j का और k का। तो 3 इक्वेशन और मिल जाएगा, और एक इक्वेशन यहाँ पर। ठीक है ना, फिर लैम्डा एलिमिनेट कर देंगे, एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, बाकी तुम सॉल्व करना। एक्स माइनस 4 विल बी इक्वल टू लैम्डा, वाई माइनस 4 विल ऑल्सो बी इक्वल टू लैम्डा, जेड माइनस 7 विल ऑल्सो बी इक्वल टू लैम्डा। तो इनको इक्वेट किया तो वहाँ से दूसरी इक्वेशन, इनको इक्वेट किया तीसरी इक्वेशन, और पहली ये है। तीनों सॉल्व कर लोगे तुम खुद ही।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए और बी यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √3 दिया हुआ है, इसका वैल्यू लिखना है। तो बस डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली, ये डॉट प्रोडक्ट। तो देख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता ही है। 6 मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है, प्लस 2a डॉट बी हो गया, ठीक है, प्लस 2a डॉट ए क्रॉस बी हो गया। फिर ऐसे ही 5 इंटू 5b इंटू 3a डॉट 3a, 15b डॉट ए प्लस 5 मॉड बी का स्क्वायर प्लस 5b डॉट ए क्रॉस बी। इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है, इन दोनों टर्म्स को समझना, ठीक है। ए क्रॉस बी जो होता है वो ए के परपेंडिकुलर होता है, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। फिर जो बचा बाकी तुम खुद ही कर लोगे। 6a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर और प्लस 17a डॉट बी है, ठीक है ना। ये तो 6 और 5 हो गया 11 प्लस 17a डॉट बी। ए डॉट बी का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से ए डॉट बी कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर लेना, ठीक है। ओके, तो बस करते हैं ना, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, यहीं ख़त्म करते हैं इसको। ओके, थैंक यू।